83 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलने वाली भारतीय रेल क्या सच में बुलेट ट्रेन बना पाएगी? क्या हमारे पास वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी है, या जापान से इंजन लाकर भारत में रंग पेंट करके उसे भारतीय बता दिया जाएगा? बुलेट ट्रेन से होगा क्या? मित्रों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे बड़े कार्य किए हैं जिससे हमें थर्ड वर्ल्ड मानने वालों का मुंह बंद हुआ, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, यूपीआई, कोविड वैक्सीन, 5G का रोल आउट। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी केवल एक आशा मात्र नहीं है, यह सुनिश्चित करती है कि भारत एक साथ स्वच्छता अभियान भी चला सके और बुलेट ट्रेन जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल चैलेंज को भी अपने विकास यात्रा की पटरियों पर उतार सके। आज हमारी चर्चा का विषय वही बुलेट ट्रेन है, जो भारतीय रेल की 83 किलोमीटर की औसत गति को शिनकानसेन ट्रेन के माध्यम से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक करने वाली हनुमान छलांग है। भारत में पैसेंजर ट्रेन की औसत गति 42, मेल और एक्सप्रेस की 50-51 और वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड की 83 और मालगाड़ियों की तो पूछिए मत 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दुर्भाग्य देखिए कि हमारा जो मिशन है वह भी पैसेंजर ट्रेन की गति को 75 तक लाने की और मालगाड़ी को 50 तक करने की ही। बुलेट ट्रेन केवल गति मात्र नहीं है, डब्बों की चमचमाती श्रृंखला नहीं है, ये केवल लोगों को कहीं पहुंचाता नहीं, ये स्वयं में एक अर्थव्यवस्था लिए चलता है। 4 घंटे की दूरी यदि 40 मिनट की हो जाए तो बड़े शहरों का बोझ कम होगा, दूसरी जगह पर ऑफिस, आवासीय परिसर और एक जीवंत अर्थतंत्र विकसित हो पाएगा। आज हम इस वीडियो में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत के लिए बुलेट ट्रेन केवल कल्पना है या तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन मात्र है। बुलेट ट्रेन कितने तरह के होते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता क्या है, प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, राजनीतिक विरोध क्यों हो रहे हैं, तकनीकी चुनौतियां क्या क्या है। और हाँ, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया इसे शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी इस चैनल से जोड़िए। सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि बुलेट ट्रेन है क्या? लगभग 100 वर्ष पूर्व जापान में 1930 में यह तकनीक चर्चा में आई, जब शिनकानसेन पर अगले दशक तक काम चला। इसके निर्माता और योजनाकार थे चीफ इंजीनियर हिदेयो शिमा और जापान नेशनल रेलवे के अध्यक्ष शिंजी सोगो। नई तकनीक और चुनौतियों से भरे प्रोजेक्ट में द्वितीय विश्व युद्ध के व्यवधान के उपरांत टोक्यो और ओसाका के मध्य पहली लाइन बिछती है 1959 में। 64 में 1 अक्टूबर को 6.25 घंटे का सफर इस ट्रेन ने 4 घंटे में तय किया, जो अगले वर्ष 3 घंटे 10 मिनट का हुआ और आज यही 515 किलोमीटर की दूरी केवल 2 घंटे में तय होती है। बुलेट ट्रेन में केवल गति ही नहीं बल्कि सिग्नलिंग, ट्रैक्शन, तेज गति पर मुड़ने से लेकर सुरक्षा संबंधी कई चुनौतियां होती है, जिस पे जापान में बहुत काम हो। शिनकानसेन में EMU यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का प्रयोग होता है, जिससे गति को तुरंत ही बढ़ाया या घटाया जा सकता है और पारंपरिक रेल इंजनों से भार में हल्के होने के कारण ट्रैक को न्यूनतम क्षति पहुंचती है। डब्बे एयर सील्ड होते हैं ताकि सुरंगों में हवा का उचित दबाव बना रहे और यात्रियों को कोई समस्या ना हो। इनकी पटरियां भी चौड़ी होती हैं ताकि संतुलन बेहतर हो सके। जापान में बुलेट ट्रेन की शुरुआत और सफलता के बाद दुनिया भर के कई देशों की नजर इस पर पड़ी और पिछले 40 वर्षों में कई राष्ट्रों ने इसे अपनाया। फिर क्या था, 1981 में फ्रांस, 91 में जर्मनी और 92 में स्पेन ने भी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की। इसी तरह 2004 में चीन और दक्षिण कोरिया ने, 2005 में इटली, 2007 में ताइवान और यूनाइटेड किंगडम, 2009 में रूस और तुर्की, 11 में उज्बेकिस्तान, 18 में सऊदी अरब और मोरक्को ने अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बुलेट ट्रेन की शुरुआत की। जापान में इसकी तकनीक को एनर्जी एफिशिएंट बनाने से लेकर कंपन रोधी, दुर्घटना शून्य और एरोडायनामिक बनाने पर बहुत कार्य हो। एरोडायनामिक्स की यदि बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि बुलेट ट्रेन का आकार किसी पक्षी की चोंच जैसा दिखता है। तो ये पक्षी की चोंच जैसी क्यों होती है? बात यह है कि आरंभिक दिनों में जब बुलेट ट्रेन तीव्र गति से सुरंगों में प्रवेश करती थी तो हवा के दबाव से तेज धमाके जैसे आवाज, जिसे सोनिक बूम कहते हैं, वो हुआ करती, जिससे आसपास के इलाकों में परेशानी होती थी। जापानी इंजीनियर ईजी नकात्सु, जो पक्षी प्रेमी भी थे, उन्होंने देखा कि किंगफिशर जो है पानी में गोता लगाते समय बहुत ही कम छींटे पैदा करता है, क्योंकि उसकी चोंच का आकार हवा और पानी को आसानी से काटता है। इस प्रेरणा से ट्रेन का नाक वाला हिस्सा लंबा और नुकीला बना है, जिससे हवा का प्रतिरोध कम होता है, शोर भी कम होता है और गति बढ़ जाती है। इस ट्रेन का डिजाइन इतना चिकना है कि यह हवा में उड़ते विमान की तरह स्थिर रहता है, जिससे यात्रियों को झटके महसूस नहीं होते। एक रोचक बात और भी है,
जापान की शिनकानसेन 1964 से चल रही है और इस दौरान एक भी यात्री की मृत्यु इसके कारण दुर्घटना में नहीं हुई। इसका कारण है उन्नत तकनीक जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल (ATC) और भूकंप डिटेक्शन सिस्टम, जो भूकंप का पता चलते ही ट्रेन को रोक देता है। भारत जैसे माइलेज प्रेमी देश में हर ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर एक प्रश्न उठता है कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है या केवल तकनीकी दक्षता का ही प्रदर्शन मात्र है। यदि हम जापान की ही बात करें तो वहां की बुलेट ट्रेन लाभ में है, क्योंकि वार्षिक राइडरशिप के साथ इस प्रोजेक्ट ने न केवल कॉस्ट रिकवर किया बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। भारत जैसी जगह में हमें लगता है कि इस पे कौन बैठेगा, पैसे रिकवर होंगे या नहीं, पर इसका उत्तर हमारी एयरलाइंस इंडस्ट्री है, जो हर वर्ष अच्छी ही स्थिति में जा रही है। दिल्ली मेट्रो भी ऑपरेशनल प्रॉफिट में है और आने वाले कुछ वर्षों में अपने लोन आदि चुकाकर शुद्ध लाभ में भी आ जाएगी। इसी से जुड़ा एक प्रश्न या आक्षेप यह होता है कि हम तो ट्रेन जापान से ले रहे हैं, तो इसमें कौन सा टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। ऐसा कहने वाले यह नहीं समझते कि बुलेट ट्रेन केवल एक इंजन मात्र के होने से ही परिचालन में नहीं आ जाती। इसके लिए व्यापक तकनीकी दक्षता और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम उच्च गति के लिए समर्पित बैलास्टलेस ट्रैक, न्यूनतम मोड़ और 25 kV AC विद्युतीकरण आवश्यक है। जैसे कि मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 20,000 स्टील मास्ट, जो कि 9.5 से 14.5 मीटर ऊंचे हैं, वो 25 kV के 2 ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सपोर्ट करेंगे और ये पूरा मेड इन इंडिया। विशेष पुल, सुरंगे और शोर कंपन नियंत्रण प्रणालियां भी अनिवार्य। दूसरी बात, बुलेट ट्रेनों में एरोडायनेमिक डिजाइन, हल्की सामग्री जैसे एल्युमिनियम, कार्बन फाइबर और उच्च शक्ति वाले इंजन 20,000 kW तक वो चाहिए होता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल यानी ATC और डीरेलमेंट रोकथाम जैसी सुरक्षा प्रणालियां भी शामिल। तीसरी बात, एडवांस सिग्नलिंग जैसे कि ETCS या CBTC और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स ट्रेनों को रियल टाइम में निगरानी देते हैं और टक्कर रोकथाम के लिए आवश्यक होते हैं। चौथी बात, विद्युत आपूर्ति स्टेबल होनी चाहिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग और बैकअप सिस्टम एनर्जी मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवा बिंदु यह है कि ट्रैक और ट्रेनों के नियमित रखरखाव, भूकंप डिटेक्शन और इमरजेंसी सिस्टम्स इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। छठी बात यह है कि ड्राइवर हों, टेक्नीशियंस हों या इंजीनियर्स हों, इनको विशेष प्रशिक्षण चाहिए होता है। सातवीं बात, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए शोर अवरोधक और पर्यावरण अध्ययन आवश्यक होते हैं। बुलेट ट्रेन एक जटिल प्रणाली है जिसमें इंजन केवल एक हिस्सा है। इसके संचालन के लिए ट्रैक, सिग्नलिंग, सुरक्षा और समन्वय का एकीकरण अत्यावश्यक होता है। दीर्घकालिक योजना और तकनीकी विशेषज्ञता के बिना यह संभव ही नहीं। अब यदि बुलेट ट्रेन के प्रकार की बात करें तो तकनीक और इंजनों के आधार पर बुलेट ट्रेनें 4 प्रकार की होती हैं: मैगलेव, कन्वेंशनल हाई स्पीड, टिल्टिंग और हाइपरलूप ट्यूब। हालांकि हम आज चर्चा करेंगे भारत में जो बुलेट ट्रेन आ रही है यानी कन्वेंशनल हाई स्पीड ट्रेन। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना एक ऐसी परियोजना है जो देश के परिवहन तंत्र को आधुनिक बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। भारत में बुलेट ट्रेन का पहला प्रस्ताव 1987 में तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने रखा था। तत्पश्चात वर्ष 2009 में रेल मंत्री ममता बनर्जी ने विजन 2020 नामक अभिलेख प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने हाई स्पीड ट्रेन का उल्लेख किया था। इसके बाद 2010 में बुलेट ट्रेन को लेकर राष्ट्र भर में 6 रूट मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली मुंबई, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली कोलकाता और मुंबई चेन्नई पे स्टडीज किए गए, जिसमें अहमदाबाद मुंबई मार्ग सबसे उचित पाया गया। ऐसे में लगा कि बुलेट ट्रेन का कार्य अब शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा, लेकिन वर्ष 2010 के बजट में इसका उल्लेख तक नहीं किया गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मई 2014 में सरकार परिवर्तित होती है और इस परियोजना ने उसके बाद गति पकड़ ली। नए पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 4थी विदेश यात्रा में जापान जाते हैं और शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन को लेकर बात करते हैं। 2015 में भारत दौरे पर आए शिंजो आबे और मोदी के बीच बुलेट ट्रेन पर अंतिम सहमति बन चुकी थी। तब आबे ने बुलेट ट्रेन के लिए भारत में 12 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की बात कही थी। उसके बाद 2017 में अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई। 1,08,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए जापान द्वारा 88,000 करोड़ रुपए सिर्फ 0.1% ब्याज दर से देने की घोषणा होती है। बुलेट ट्रेन के लिए 24 ट्रेनें जापान से भारत में आएंगी, बाकी ट्रेनें भारत में ही बनाई जाएंगी। साथ ही दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होगा। इससे अन्य हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को भी सहायता मिलेगी। हालांकि भारत के हिसाब से यह राशि अत्यधिक लगती है,
परंतु वैश्विक संदर्भ में इतने लंबे ट्रैक आदि में इससे कई गुना अधिक खर्च आता है। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर का फासला लगभग 2.25 घंटे में तय करेगी। वर्तमान में यह दूरी तय करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। ट्रेन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से होकर ठाणे, विलीमोरा, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद आदि स्टेशनों पर रुकते हुए साबरमती तक जाएगी। हालांकि भारत के बुलेट ट्रेन की टेस्ट स्पीड 300 किलोमीटर तक रहेगी, परंतु इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने हेतु इसकी अधिकतम गति सीमा 250 से 280 के बीच ही रहेगी। भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए सरकार ने 2023 का लक्ष्य रखा था। हालांकि तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना था कि यदि कार्य तीव्र गति से चला तो अगस्त 2022 में पहली बुलेट ट्रेन चल सकती है। इसके पश्चात कहा गया कि 2026 तक गुजरात के सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। वही बुलेट ट्रेन का पूरा रूट यानी अहमदाबाद से मुंबई तक उसे बनने में 2028 तक का समय लगेगा। बीच के 2 से 3 वर्ष कोविड की भेंट चढ़े। राजनीतिक कारणों से भी यह योजना पटरी से उतर गई जब तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना को अनावश्यक मानते हुए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दिया था। वर्तमान में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का 47% कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें कुल प्रस्तावित बजट 1.08 लाख करोड़ रुपए से अब तक 67,486 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं, यानी आधे कार्य पर बजट का आधा धन भी लग चुका है। परंतु कोविड और अन्य कारणों से आई रुकावट, महंगाई, बढ़े हुए लेबर कॉस्ट ने इस 1.08 लाख करोड़ के बजट को खींचकर 1.6 लाख करोड़ रुपए का कर दिया और अंत तक ऐसा माना जा रहा है कि ये बजट कहीं खींचकर 2 लाख करोड़ के आंकड़े को ना छू जाए। अभी 20 मई को दिए गए अपडेट के अनुसार 300 किलोमीटर का एक वायाडक्ट बनकर तैयार हो गया। भारत में प्रथम बार फुल स्पैन लॉन्चिंग तकनीक का भी प्रयोग किया गया। इस कास्टिंग यार्ड में जो इस 970 टन भारी गर्डर्स को हैंडलिंग के लिए जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट्स है, वो सारे इक्विपमेंट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं। वहीं एकमात्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन जो कि भूतल से 100 फीट नीचे बनेगा, उसमें भी 3/4 खुदाई का कार्य हो चुका है एवं 7 के अन्य कार्य भी तीव्र गति से समापन की ओर है। साथ ही भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार एक समुद्री सुरंग बन रही है जो 7 किलोमीटर लंबी होगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बुलेट ट्रेन के लिए जो भी पुल प्रयोग में आएंगे वो कंपन रोधी हो और इतनी तीव्र गति को झेलने में सक्षम हो। ऐसा ही एक 100 मीटर लंबा ब्रिज गुजरात के नडियाद में NH48 के ऊपर बनाया गया है। जैसे कि 350 किलोमीटर की गति से स्टेशन में आती ट्रेन के लिए दबाव को नियंत्रित करने हेतु प्लेटफॉर्म के ऊपर की छत में बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है। साथ ही विशेष गुणवत्ता और शक्तिशाली वस्तुओं के प्रयोग से गर्डर, केबल, लाइट ये सब निर्बाध गति से कार्य कर सकते हैं। उसी तरह सुरंग में जब ट्रेन घुसती है तो सिंगल ट्रेन तो 350 तक की गति से निकल सकती है, परंतु 2 ट्रेन के निकलने से जो प्रेशर क्रिएट होता है तब स्पीड घटाकर 250 तक करनी होती है। हमारी बुलेट ट्रेन जापान के E5 शिनकानसेन सीरीज पर आधारित है। इसमें आरंभ में 10 डिब्बों के साथ 731 सीटें होंगी, जिसे भविष्य में 16 डिब्बों तक किया जा सकता है। अधिकतम गति 300 के लगभग रहने की है, पर टेस्ट स्पीड 350 तक की हो सकती है। हालांकि हम मेक इन इंडिया के तहत बुलेट ट्रेन को वंदे भारत प्लेटफॉर्म की तरफ लाने वाले हैं, जिसमें अधिकतम गति सीमा 250 से 280 रहने की संभावना है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस रेंज में गति सीमा रखने से ऑपरेशनल और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में इसी परियोजना को बार बार बनाने में कम धन लगाना होगा और एक ही तरह की ट्रेन हर बुलेट ट्रेन ट्रैक पर चल सकेगी। इसमें प्रयुक्त जे स्लैब बैलास्टलेस ट्रैक को भी भारत में पहली बार लगाया जा रहा है। ये परंपरागत गिट्टी पत्थर आधारित ट्रैक से अलग होते हैं, जिसमें प्री कास्ट कंक्रीट के स्लैब होते हैं जो रेल को स्थिरता और सटीकता प्रदान करते हैं। ये विशेष प्रकार के रबर पैड और फास्टनर सिस्टम से जुड़े होते हैं। 7 किलोमीटर लंबा सी टनल भारतीय इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। भूकंप को भांपकर ट्रेन को सुरक्षित रखना भी इस ट्रेन को विशेष बना देता है। इसके डब्बे अलग तरह से और प्रीमियम होंगे तथा स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्लास के साथ इसका किराया एयरलाइंस की तुलना में एक बेहतर विकल्प भी देगा। स्पष्ट रूप से लगभग 1 लाख करोड़ की इस परियोजना के अंतिम मूल्य
2 लाख करोड़ तक के होने में हमें इसका खर्चीला होना दिखता है, परंतु ऐसे प्रोजेक्ट अपने साथ कई तरह की अर्थव्यवस्थाओं को चलायमान कर देते हैं। इस परियोजना के निर्माण के समय ही 20,000 नौकरियों के सृजन होने की बात है और बुलेट ट्रेन के अस्तित्व में आते ही ग्राउंड वर्कर्स से लेकर तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियर आदि समेत रेलवे से जुड़े हर परंपरागत नौकरी और सेवाओं के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, यानी परमानेंट जॉब्स क्रिएशन भी होंगी। इस वृहद परियोजना के निर्माण के कारण स्टील, सीमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों को बूस्ट मिलेगा। जैसे जैसे इन रेलवे स्टेशन और रूट्स की संख्या बढ़ेगी, इन नगरों के जुड़ने से कई इकोनॉमिक जोन्स बनने लगेंगे, जो कि अपने साथ न केवल व्यवसाय लाते हैं बल्कि वहां विकास के कार्य भी होने लगते हैं। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक भारतीय बुलेट ट्रेन 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को प्रति वर्ष अपनी सेवाएं देगा। जैसे जैसे 2 नगरों के मध्य यात्रा का समय घटेगा, व्यवसाय, पर्यटन आदि में वृद्धि होगी। आप सोचिए कि आप मुंबई से अहमदाबाद 500 किलोमीटर दूर जाकर मीटिंग करके संध्या काल तक अपने कार्यालय में वापस आ सकते हैं। परंतु इस गति के पीछे एक बड़ा प्रश्न पर्यावरण को लेकर हो रही हानि का भी है। बुलेट ट्रेन के चलते 80 हेक्टेयर से अधिक जंगल और मैंग्रोव पे खतरा है। ठाणे क्रीक, सूरत और वापी जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में लगभग 22,000 मैंग्रोव्स काटे जाने। हालांकि रेलवे ने कहा कि इसके बदले 5 गुना 1,10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे, परंतु यह भी सर्वविदित है कि सरकारी कार्यों में ढीलापन तो होता ही है। कितने पेड़ लगे हैं, कितने नहीं, यह भी एक प्रश्न ही है। इसके अतिरिक्त बुलेट ट्रेन ठाणे क्रीक में स्थित फ्लेमिंगो सेंचुरी से भी होकर गुजरेगी। भले ही इसके लिए अंडर वाटर टनल बनाई जा रही है, लेकिन इससे जलीय जीवों और पक्षियों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसी तरह संजय गांधी नेशनल पार्क के पास से भी ट्रेन गुजरेगी, इसमें भी वन्य जीव प्रभावित होंगे। अभी ट्रेन का ट्रैक बन रहा है, तो इसके चलते अत्यधिक शोर होने की बात भी कुछ स्थानों या वहां के स्कूल कॉलेजों से सामने आई है, परंतु उसके समाधान हेतु भी 2 लाख से अधिक नॉइज बैरियर्स यानी ध्वनि नियंत्रक उपकरण जो है लगाए गए। पर्यावरण बनाम विकास, यह प्रश्न हमें अपने घर को बनाने हेतु काटे गए पेड़ से लेकर हर बनती सड़क पर, हर खड़े होते चिकित्सालय पर, हर पसरती विश्वविद्यालय परिसर से लेकर कहीं पर भी नैतिकता के बोझ से लाद सकता है। परंतु बिना जंगल काटे कोई गांव नहीं बसा, कोई नगर नहीं बना। हम एक उत्तरदायित्व के साथ प्रकृति को हो रही क्षति की पूर्ति जिस भी भाव से कर सके वही उचित है। अत्यंत कठोर नैतिकता के पालन में हम अपने घर बनाते समय काटे वृक्ष को नहीं देखते, पर सरकार से आशा करते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी पटरी बिछाने में एक भी पेड़ न कटे। पेड़ यदि कट रहे हैं तो सरकार उससे 2 गुना 5 गुना पेड़ लगा भी रही है, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। एक उचित प्रश्न यह भी है कि बुलेट ट्रेन तो ठीक है, पर भारतीय रेल जिस कुव्यवस्था घिसट घिसट कर 40 की गति से चलने, विलंब रहने और सुविधाओं की कमी का पर्याय बन चुकी है, उसको सिवाय इसके कि हमारे पास बुलेट ट्रेन है क्या लाभ मिलेगा। जब हमारी सोच बुलेट ट्रेन लाने की नहीं होगी, तब हम इसी तंत्र को लेकर समझौते करने को विवश होंगे। वर्तमान में रेलवे सुधार का नया चित्र प्रस्तुत कर रहा है, चाहे नए रेलवे स्टेशन हो जो कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किसी एयरपोर्ट जैसी अनुभूति देते हैं, या फिर नवनिर्मित पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो कि बड़े जहाजों के आवागमन हेतु 17 मीटर ऊंचा उठ सकता है। उसी तरह चेनाब रेल ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसके तकनीकी आयाम को देखकर आश्चर्य होता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा और बनिहाल के मध्य चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज नदी तल से 359 मीटर यानी 1178 फीट ऊंचा है। यानी इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से 5 गुना अधिक है और फ्रांस की राजधानी पेरिस में बने एफिल टावर से 35 मीटर अधिक। वहीं इसकी लंबाई 1.315 किलोमीटर है। लगभग 28,000 करोड़ रुपए के व्यय से बना यह ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवा और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप और विस्फोटों को झेलने की क्षमता से लैस। चाहे फ्रेट कॉरिडोर हो, नई पटरियों के बिछाने की गति हो या वैश्विक स्तर के प्रोजेक्ट्स को अपनाना, रेलवे मंत्रालय एक नए विजन के साथ कार्य करती दिखती है। यह सत्य है कि हमें अभी भी कभी कभी ट्रेन में सफाई, भोजन, स्टाफ के व्यवहार आदि के समाचार सोशल मीडिया पर दिखते हैं। चादरों की नियमित सफाई ना होने, चलती ट्रेन से कूड़ा फेंकने के, जल की बोतल हेतु अधिक पैसे लेने की बातें दृष्टिगोचर होती हैं। पर इन सब समाचारों के मध्य का सत्य यह भी है कि आपके एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रेलवे मंत्रालय त्वरित कार्रवाई करता है। जहां भी असुविधा हो उसे मिटाने को तत्पर दिखता है। बुलेट ट्रेन गति, तकनीक और विजन का समावेशन है।
हर आय वर्ग के लोगों में वह भी हैं जिनके लिए समय अत्यधिक मूल्यवान है, जो एक अच्छी सुविधा के साथ यात्रा करना चाहते हैं। आरंभ तो कहीं करना ही होगा। पहली ट्रेन चाहे विदेश से आए पर लाना तो होगा, फिर आत्मनिर्भरता भी आएगी। संभव है कि कावेरी इंजन को लेकर के एक जगा हुआ राष्ट्र अपना रेल इंजन भी बाद में बनाने लगे। दोहा है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। यानी सबसे पहले एक समस्या को साधने की चेष्टा करनी चाहिए। सबको साधने के प्रयास में सब एक साथ बिखर सकता है। बुलेट ट्रेन भारतीय आशाओं को पंख देगा। एक रूट से 2 रूट बनेंगे, 2-4 में परिवर्तित होगा। हर स्टेशन के आसपास एक पूरी अर्थव्यवस्था आकार लेगी और नागरिकों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। संभव है कि परियोजना में लगी धनराशि अत्यधिक दिखे, परंतु आशाओं का कोई मोल नहीं होता। ऊर्ध्वोन्मुखी भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें सामान्य नागरिकों की पैसेंजर ट्रेन से लेकर अति विशिष्ट नागरिकों के बुलेट ट्रेन तक प्रत्येक नागरिक की सुविधा का लघुवृत्त वृहद करने की सोच रखनी चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आप बुलेट ट्रेन को लेकर उत्साहित हैं, या फिर आपको भी लगता है कि भारत जैसे राष्ट्र में इसकी आवश्यकता अभी नहीं है? कमेंट में हमें अपने कारण अवश्य बताएं। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन अवश्य दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।